खबर अनूपगढ़ की रायसिंह नगर से है, जहां पर पालिका के करीब 1 दर्जन से ज्यादा वार्ड पार्षदों ने 3 दिन पहले साफ सफाई और खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट्स को लेकर पालिका के मुख्य गेट के आगे धरना दिया, जिस पर एसडीएम और पालिका अधिकारियों की समझाइश के बाद धरना उठाया गया। अगले ही दिन एसडीएम सुभाष चौधरी के नेतृत्व में सुबह 6 बजे पूरे शहर का निरीक्षण कर साफ सफाई और खराब पड़ी लाइटों को ठीक करवाया गया। लेकिन जहां जहां प्रशासन ने कदम रखा, वहां वहां व्यवस्थाएं सुधरी और बाकी जगह व्यवस्था ज्यों की त्यों देखने को मिली। हमारा वार्ड नंबर 8 जाट कॉलोनी पिछले 1.5-2 माह से रोड लाइट से जूझ रहा है। लाइटें बंद पड़ी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चोरी डकैती का डर बन रहा है, कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। संबंधित व्यक्ति डोगरा जी को भी हमने बता दिया, वार्ड पार्षद को भी बता दिया, लेकिन फिर और डीडवाना में सच बेधड़क की खबर का असर हुआ है। आपको बता दें, डीडवाना में स्थित खारिया तालाब में सीवर और नालों का गंदा पानी भरा होने को लेकर सच बेधड़क ने प्रमुखता से खबर दिखाई। इस मामले में एक जनहित याचिका राजस्थान हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा एक्शन लेते हुए 3 सदस्यों को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया। ये कमिश्नर अब खारिया तालाब का निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करेंगे। उत्थान विधिक सहायता एवं सेवा संस्थान की ओर से खारिया तालाब के जीर्णोद्धार, उसकी साफ सफाई, उसे अतिक्रमण मुक्त करने और उसके सौंदर्यीकरण के लिए दायर जनहित याचिका में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 3 सदस्यीय कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए हैं। कोर्ट कमिश्नर जो है वो खारिया तालाब की वास्तविक स्थिति का जायजा लेते हुए विस्तृत रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करेंगे और कोर्ट कमिश्नर को 15-15 हजार रुपए देने का आदेश भी हाईकोर्ट ने पारित किया है। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर 2000। जयपुर के चौमू से खबर, जहां तेज रफ्तार रोडवेज बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार एक महिला और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। तेज रफ्तार में रोडवेज बस चालक करीब 50 मीटर तक स्कूटी घसीटता हुआ ले गया। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। सूचना पर चौमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बूंदी में आगरा से उदयपुर जाते समय ट्रेन हादसा हुआ। ये ट्रेन 8 डिब्बों की थी, जिसमें करीबन 286 से ज्यादा यात्री सवार थे और जैसे ही हादसे की सूचना लगी तो मौके पर हड़कंप मच गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सहित सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ और रेलवे डीआरएम मौके पर पहुंचे। हादसे की सूचना पर तुरंत बचाव और राहत कार्य शुरू किया गया। रेलवे आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में समय समय पर इस तरह की मॉक ड्रिल्स करता रहता है। देश में आपदा प्रबंधन के लिए जो है और भी कई स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, सिविल डिफेंस है, अन्य लोग भी जो इसमें पिच इन करते हैं, उसमें स्काउट्स एंड गाइड्स होते हैं। तमाम तरह की एजेंसीज जो हैं इन्वॉल्व रहती हैं, मेडिकल टीम्स रहती हैं, फायर फाइटिंग टीम्स रहती हैं। तो हम इसको समय समय पर चेक करते रहते हैं। आज हमने यहाँ बूंदी स्टेशन पर इस तरह की एक एक्सरसाइज की। एक फिक्शनल ट्रेन जो है उसका डिरेलमेंट और एंटेंगलमेंट ऑफ कोचेस विद जिसमें कि इन्वॉल्वमेंट था पैसेंजर्स का, उसके नाम पर हमने जो है ये एक्सरसाइज की। बड़ी तत्परता से सभी एजेंसीज़ ने रिस्पॉन्ड किया। जैसा आप देख रहे हैं कि सारी एजेंसीज़ यहाँ पर उपलब्ध हैं। स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट जो है उनके साथ उन्होंने जो हमने इन्फॉर्मेशन प्राइमरीली दी थी कि 15 लोग इंजर्ड हैं और 4 लोग मरे हैं, उसके हिसाब से जो है वो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जो है राहत और बचाव कार्य उन्होंने किया। आज की ये मॉक ड्रिल जैसा डीआरएम साहब ने बताया कि जो है ये पैसेंजर ट्रेन का एक्सीडेंट कराया गया था, जो है जिससे सारे डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन कैसा है वो पता चलता है। और केवल कोऑर्डिनेशन ही नहीं, साथ में जो है एंड यूज़र्स तक जो है जो इंजर्ड है वो कहाँ पूरे हॉस्पिटल में जाके एडमिट कराए गए, पूरा सारा एक्सरसाइज की जाती है, जिससे कि जो है कभी रियल में भगवान ना करे कभी हो, अगर होता है तो जो है उसको कैसे डील किया जाए। इसलिए जो है आपस में कोऑर्डिनेशन और ये एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है यहाँ पे।
और अब बीकानेर के नापासर से बड़ी खबर, जहां पिकअप और अल्टो की भिड़ंत हुई है। सड़क हादसे में 3 की मौत हुई है, 2 महिला सहित 4 घायल हुए हैं। घायलों का इलाज पीबीएम ट्रॉमा सेंटर में जारी है। बीकानेर से खबर, पिकअप और अल्टो की भिड़ंत में 3 की मौत हुई है। भरतपुर में हो रही लगातार बारिश के चलते अब लोगों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। भरतपुर संभाग की सबसे बड़ी जीवनदायिनी कही जाने वाली सुजान गंगा नहर, जो लोगों के पीने के पानी का स्रोत है, वो अब लोगों के लिए आफत बन गई है। लगातार बारिश के चलते अब सुजान गंगा उफान पर है और उसका पानी निकालकर शहर में पानी निकलकर प्रवेश कर रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ के हालात हैं। पिछले काफ़ी दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते अब वही बारिश लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। बात करें भरतपुर संभाग मुख्यालय की, तो भरतपुर संभाग मुख्यालय की जीवनदायिनी कही जाने वाली सुजान गंगा नहर, जो कभी भरतपुर शहर के लोगों के लिए जीवन का जो जीवनदायिनी कहा जाता था, चूँकि इसमें लोग नहाया करते थे, कपड़े धोया करते थे, ये पानी पीने के लिए भी यूज़ किया जाता था। लेकिन अब ये शहर की जो जीवनदायिनी कही जाने वाली सुजान गंगा नहर लोगों के लिए आफत बन गई है। शहर की जो सुजान गंगा है वो पूरी तरह से ओवरफ्लो हो चुकी है। जितने शहर के जो चारों तरफ का जो पानी है और जो बारिश का जो पानी है वो सुजान गंगा नहर में पहुंच चुका है और सुजान गंगा नहर अब उफान पर है। इसका पानी निकलकर अब रोड तक आ चुका है। आप देख सकते हैं कि रोड पर कितना पानी है और ये पानी यहाँ से निकलकर कॉलोनियों तक प्रवेश कर रहा है। इतना ही नहीं, इस सुजान गंगा नहर के जो बगल में मनसा देवी का जो मंदिर है वहाँ तक पानी टच कर चुका है और मंदिर में जो पानी है वो आ चुका है। प्रशासन को जब पहले से पता था कि सुजान गंगा नहर ओवरफ्लो हो चुकी है तो प्रशासन ने इसकी तैयारियां नहीं की, जिसके चलते आज शहर के लोगों को इस पानी जो उनके घरों तक पहुंच रहा है उसका उनको सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से इस पानी में निकल कर जा रहे हैं। जल भराव की स्थिति है पूरी तरह से। और अब मैं आपको एक ऐसी तस्वीर बताने जा रहा हूं कि ये है नगर निगम की तरफ से जेसीबी लगाई गई है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐतिहासिक जो नाला है वो यहाँ पर कचरे के कारण बंद हो गया था पिछली बार। अब नगर निगम जब सुजान गंगा नहर पूरी तरह से ओवरफ्लो हो चुकी है तो उसके बाद यहाँ पर उस नाले को ढूंढा जा रहा है, क्योंकि इस नाले के जरिए इस पूरे सुजान गंगा नहर का जो पानी है वो यहाँ से निकालकर सीधे CFCD में भेजा जाएगा। क्योंकि अगर ये JCB की मदद से उसको खोदा जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो सुजान गंगा नहर का जो पानी है नगर निगम इसे निकालने में कितना सफल हो पाती है। अगर ये पानी लगातार उस नाले के जरिए इस कॉलोनी में प्रवेश कर गया तो क्या हालात होंगे। सच बेधड़क के लिए अजय कुमार चढ़वाल, भरतपुर। सवाई माधोपुर जिले में विगत दिनों हुई मूसलाधार बारिश के बाद भले ही अब बारिश का दौर थम गया है, लेकिन जिले में हुई बारिश से नदी नालों में अभी भी उफान बरकरार है। जिले के तकरीबन सभी बांध छलक गए और बांधों से ओवरफ्लो होकर लगातार आ रहे पानी का दंश दर्जनों गांव के सैकड़ों ग्रामीण झेलने को मजबूर हैं। अभी भी जिले के दर्जनों गांव पानी से घिरे हुए हैं और ग्रामीणों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कल हमने जहां इंस्पेक्शन किया तो कुछ स्थानीय लोगों की मांग थी, जैसे कि लटिया नाले पे प्रोटेक्शन की वॉल होनी चाहिए। तो उसमें क्या हो सकता है, किस हद तक हो सकता है, तो जो विभाग हैं LSG विभाग, उनके सेक्रेटरी साहब से भी बात करेंगे। बाकी ये पॉइंट अपनी रिपोर्ट में डाल के, क्योंकि मैं समझता हूँ मंगलवार बुधवार तक CM साहब भी वापस आ जाएंगे और शायद पहली प्रायोरिटी यही रहेगी कि प्रभारी सचिवों के साथ बैठ करके इसका जायज़ा लेंगे वो। तो उस समय जो यहाँ पे निर्देश दिए हैं उसका और खुलासा करूँगा मैं अपनी रिपोर्ट में। देखिए, सब जानते हैं कि इस बार जो बारिश हुई है, जो सीज़न रहा है मानसून का, उसमें केवल सवाई माधोपुर में नहीं बल्कि पूरे राज्य भर में औसत के मुकाबले बहुत अधिक बारिश हुई है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले विगत 50-60 सालों में सारे के सारे राजस्थान के बांध भर गए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि
इतनी अधिक पानी की आवक होने के कारण जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पे अपने लटिया नाला के आसपास के जो लो लाइंग एरियाज़ हैं और जो सूरवाल डैम के आगे के जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर पानी भरने से टेम्परेरी अव्यवस्था हुई है। परंतु हमारा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कंट्रोल रूम है, जिसका 220-602 नंबर है और टोल फ्री नंबर जो 1070 है, वो हमारा हमेशा से एक्टिव रहा है। 40 गांवों की फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, बिल्कुल खराब। जो पिछली फसल हुई थी वो भी नष्ट हो गई है। जो चारा अनाज जो घरों में था वो नष्ट हो चुका है। जानवर जो बेजुबान भैंस गाय जितने भी जानवर है वो बिल्कुल भूखे। सर 2 किलोमीटर तो ये 200 मेगा हाईवे है ना, इस पे सर यहाँ से आप देख रहे हो अभी ये 2 किलोमीटर तक आगे पानी भरा हुआ है। और ये सुरवाल में फूल मोहम्मद चौराहा है, उससे भगवतगढ़ रोड तक आर पार पानी, मतलब कम से कम 2 किलोमीटर यहाँ पानी है। सर लगभग जो फसलें हैं वो तो 100% खत्म हो चुकी है। अमरूद के बगीचों में भी 4-5 दिन से यानी 2-3 फीट पानी भरा हुआ। दूसरी बात, जानवरों को ज़्यादा परेशानी हो रही है। और ये जो ये मेगा हाईवे है ये 3 दिन से जाम है और बिल्कुल आवागमन की जो और भी ज़्यादा परेशानी बढ़ती जा रही है। और अब खबर डी के सीकरी से है, जहां क्षेत्र में लगातार मकानों के गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, जो पीड़ितों के घर जाकर मौका मुआयना तक नहीं कर रहे। वहीं पीड़ितों के द्वारा इस आपदा में प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई जा रही है। आपको बता दें कि जुरहरा के परेही गांव में बरसात के चलते एक महिला का 2 मंजिला मकान भरा कर गिर गया, जहां आनन फानन में परिवार के लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन मकान में रखा सब सामान मलबे में दबकर चकनाचूर हो गया। वहीं महिला ने सच बेधड़क के जरिए प्रशासन से गुहार लगाई कि उनके लिए इस आपदा में आर्थिक मदद की जाए। बारिश से गिरा है मेरा मकान, विधवा औरत है, मेरे 6 बच्चा, 2 कमरा है, ऊपर चौबारा है, लैट्रिन बाथरूम है। गाँव वाला ने बालक लिकाड़ा भग के और अब मेरे कुछ मदद करे, मेरे पूरा सामान टूट गो। ये हमारे गांव पर यही में हन्नी वाइफ ऑफ जोरमल बेवा, मतलब जो बारिश से ये मकान गिरा है और आसपास के लोगों ने, गांव वाला ने पता लगी भग के वो जो है बाल छोटा वो बच्चा निकाला है हमें से और सामान कुछ दब गो सामान वामान टूट गो, सब टूट गो। भाई आई चाह रहे मेरा बच्चा रहेगा मुसीबत में, गांव वाला ने भग के निकाला भाई मेरे बच्चा ने, या मुसीबत है। और अब खबर सीकर के खाटू श्याम जी से है, जहां पर एकादशी और द्वादशी पर श्याम बाबा के 2 दिवसीय मासिक मेले का आयोजन हुआ। इस मेले में देश के कोने कोने से श्याम भक्त आते हैं, जिसमें सुबह मंगला आरती के समय से ही मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। आज के दर्शन के लिए बाबा श्याम का श्रृंगार विभिन्न रंगीन फूलों से किया गया है। अब खबर फलौदी से, जहां नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया है। पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा किया। नाबालिग सहित आरोपी इस्लाम को पुलिस ने दस्तयाब किया है। नाबालिग के पिता की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जगह दबिश दी और उसके बाद 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार किया, मामले का खुलासा किया। में सूचना मिली कि एक नाबालिग लड़की को अपहरण कर लिया गया है। सूचना मिलते तुरंत मैं भी थाने पे पहुंचा, डीएसटी टीम को भी एक्टिव किया गया, फलौदी पुलिस को भी एक्टिव किया गया, विभिन्न टीम बनाई गई और पूरी रात अलग अलग जगह पे दबिश दी गई, सूचना इकट्ठा की गई। इसके अलावा जो भी टेक्निकल एनालिसिस है, CDR, IMEI, इंस्टाग्राम IP, व्हाट्सएप IP, इन सब पे भी काम किया गया और 24 घंटे के अंदर हमने जो नाबालिग पीड़ित